मलेरिया एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो के द्वारा स्प्रेड किया जाता है। ये एक टोटली प्रिवेंटेबल और एक पूरे तरीके से क्योरेबल बीमारी है जो यूजुअली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जो दुनिया की मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा कॉमन है ये बीमारी। ये इसको कॉज करने के लिए जो एनोफिलीज मस्कीटो है वो एक वेक्टर का काम करता है और जो पैरासाइट इसको कॉज करता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं जो इंसानों में ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इम्प्लिकेटेड हैं। उसमें लेकिन कॉमनली जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ का बर्डन है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये 2 स्पीशीज़ की वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस मलेरिया के पाए जाते हैं। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मस्कीटो बाइट के द्वारा स्प्रेड होता है। मच्छर ही इसका वेक्टर का काम करते हैं। अगर एक मच्छर जो है जो खुद पैरासाइट से इन्फेक्टेड होता है वो किसी भी इंसान को अगर आके काटेगा या बाइट करेगा तो उसके अंदर वो पैरासाइट छोड़ देता है, फिर वो इंसान पूरे तरीके से इन्फेक्ट हो जाता है। फिर अगर कोई और मच्छर आके उस व्यक्ति को काटेगा तो वो उसके अंदर से मलेरियल पैरासाइट को सक करके फिर वो किसी सेकंड पर्सन को काटेगा तो उसके अंदर भी स्प्रेड हो जाएगा। इसके स्प्रेड का तरीका ये होता है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि ये एक ब्लड की बीमारी है, खून की बीमारी है, तो इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट अगर हो रहा है किसी पेशेंट का, उसके थ्रू भी इसके केसेस पाए जाते हैं फैलने के। उसके अलावा अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उससे पहले हमें मलेरियल पैरासाइट की स्क्रीनिंग करनी कंपलसरी होती है। अगर उसमें कोई चूक हो जाए तो भी ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकता है। अगर आपकी कोई कॉन्टैमिनेटेड सिरिंज या नीडल किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन की दूसरे में गलती से लगा दी गई तो वो भी एक तरीका है। और एक और चौथा इसका स्प्रेड होता है जिसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल मलेरिया। कॉन्जेनाइटल मलेरिया जो है वो एक प्रेग्नेंट औरत जो अगर उसको मलेरिया पॉजिटिव है तो वो उसको डिलीवरी के समय उसके बच्चे में भी ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। और ये तभी ट्रांसमिट होता है अगर वो फीमेल जो है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम पैरासाइट वाली स्पीशी का अगर वो कैरियर है। ये तरीके हैं। उसके अलावा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मलेरिया में नहीं होता है बिल्कुल भी। किसी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में खांसी, जुकाम या छींकने से या ड्रॉपलेट से या एयर से, इस तरह से ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है। मलेरिया का इन्फेक्शन जब किसी एक व्यक्ति के शरीर में चला जाता है तो उसके लक्षण दिखने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है। 10 दिन से 4 हफ्ते तक का भी समय लग सकता है। सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण सिम्टम है वो दिखता है वो है बुखार। इसमें बहुत ही तेज़ बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं। और इसका एक टिपिकल मलेरियल अटैक्स बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि फीवर आता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है। उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, कपकपी चढ़ती है, उसको चिल्स एंड राइगर्स बोलते हैं इसको। ये काफ़ी देर तक चलता है। उसके बाद फिर पेशेंट को बहुत पसीना आता है, बहुत उसको स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग के साथ साथ उसका टेम्परेचर गिरने लग जाता है और उसका फीवर हट जाता है। ये टिपिकल साइकिल होता है जो हर कुछ घंटों में रिपीट हो जाता है मलेरियल पेशेंट्स में। इसके अलावा पेशेंट्स में लिवर फेलियर या किडनी का फेलियर, जॉन्डिस, पीलिया तक भी हो जाता है अगर उनके लिवर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। इसके अलावा पेशेंट्स कई सारे ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ या दस्त होना या डायरिया, लूज़ मोशन, ये सारे सिम्टम्स भी आते हैं। पेशेंट्स का ब्लड शुगर बहुत गिर सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकते हैं मरीज़। उसके अलावा उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है जिसकी वजह से कई सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो शॉक में चले जाते हैं। इसके अलावा कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं कि जैसे कि जो स्प्लीन होती है जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, उसमें सूजन आ सकती है और स्प्लीन रप्चर भी हो सकती है अगर उसका ठीक टाइम पे इलाज ना किया जाए। एक और इसका सीरियस सिम्टम है जिसको कि सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। ये सेरेब्रल मलेरिया के पेशेंट्स जो हैं वो यूजुअली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं। उनको दौरे आना, सीजर्स या फिट्स जिसको बोलते हैं, दौरे आने लगते हैं और कई बार ये मरीज़ कोमा में भी चले जाते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत आने लगती है, उनकी सांस फूलती है, ब्रेथलेसनेस होने लगता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि मलेरियल पेशेंट्स में कॉमन देखे जाते हैं। मलेरिया का परीक्षण जो है वो सबसे पहले तो क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका बहुत इजीली और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका।
जैसे ही किसी मरीज़ को इस तरह के सिम्टम्स उसके अंदर आने लगते हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने क्लिनिशियन के पास जाएं। उनके क्लिनिशियन उनके सिम्टम के हिसाब से, उनके फीवर के साइकिल के हिसाब से दिमाग में उनके सस्पिशन आ जाता है बहुत इजीली कि ये मलेरिया का पेशेंट हो सकता है। उसके अलावा जैसे ही अगर ये डाउट आए तो उनके ब्लड के सैंपल्स को पैथोलॉजी लैब में भेजा जाता है। पैथोलॉजी लैब में आके सबसे पहले इन पेशेंट्स का ब्लड का थिक स्मीयर बनाया जाता है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो देखते हैं और उसमें बहुत इजीली पैरासाइट पिक किया जा सकता है कि, और अगर पैरासाइट उनको ब्लड स्मीयर में दिख जाता है तो वो कन्फर्मेटरी पॉजिटिव होता है कि इस पेशेंट को मलेरिया है, उसके अंदर ये पैरासाइट है। इसके अलावा आजकल रैपिड एंटीजन डिटेक्शन किट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल हैं, मार्केट में हर जगह मिल रही हैं, सारे लैब्स में भी होती हैं। ये किट से विद इन हाफ एन आवर 20 से 30 मिनट के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर मलेरियल पैरासाइट है या नहीं है, और अगर है भी तो कौन सा है, वो फैल्सीपेरम है कि वाईवैक्स है, ये भी आपको मालूम पड़ सकता है। रैपिड एंटीजन के अलावा हम सीरोलॉजी भी करते हैं, एलाइजा टेस्ट जिसको बोलते हैं। एलाइजा टेस्ट के थ्रू भी हम ये पता कर सकते हैं कि आपके अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन है कि नहीं। एक और बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसको भी PCR टेस्ट बोलते हैं या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। ये इसका बहुत बड़ा रोल है ये पता करने में कि आपके अंदर स्पीशी कौन सी है जिसने आपको इन्फेक्ट किया है। अगर एक बार स्पीशी का पता चल जाता है तो हमारा ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिससे ईजिली पता किया जा सकता है कि पेशेंट मलेरिया से इन्फेक्टेड है या नहीं है। मलेरिया जानलेवा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये तभी होता है अगर पेशेंट को ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिला गया हो, या पेशेंट खुद डॉक्टर के पास पहुंचने में थोड़ा लेट कर दे, या फिर पेशेंट को फैल्सीपेरम पैरासाइट द्वारा अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो बहुत कॉमनली ये जानलेवा हो सकता है। इसका जानलेवा ये मोस्टली सेरेब्रल मलेरिया में अगर मरीज़ चले जाते हैं, या स्प्लीनिक रप्चर, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं जो इवेंचुअली पेशेंट को की जान तक ले सकती हैं। मलेरिया का ट्रीटमेंट पेशेंट्स के सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट के लक्षण की सिवियरिटी कितनी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा सिवियर है पेशेंट के लक्षण तो इसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से बदलना पड़ता है। उसके अलावा पेशेंट के अंदर जो मलेरिया इन्फेक्शन हुआ है उसका किस तरीके के पैरासाइट की वजह से हुआ है, कौन से स्पीशी ऑफ प्लाज्मोडियम की वजह से हुआ है, उससे भी ट्रीटमेंट उस पर निर्भर करता है। उसके अलावा पेशेंट की उम्र के हिसाब से भी ट्रीटमेंट में बहुत मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो है एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया के अगेंस्ट काम करने वाले बहुत सारे ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आपको टाइमली अगर ये वाले ट्रीटमेंट दिए जाएंगे तो आप बहुत इजीली आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे और मलेरियल पैरासाइट आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। मलेरियल पेशेंट्स के डाइट का हमें ये ध्यान रखना रहता है कि उनको एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड पौष्टिक आहार उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि मलेरिया के पेशेंट्स के अंदर बहुत कमज़ोरी, बहुत टाइम तक उनको वीकनेस, फटीग, इस सब से जूझना पड़ता है। तो इसलिए उनके अंदर हमें बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस आहार पहुंचानी होती है। तो घर पे बनी हुई सारी साग सब्जियां, दाल, रोटी, हर चीज़ आप उस मरीज़ को खिला सकते हैं। हरी सब्जियों का खास ध्यान रखिए, हर तरीके के फल आप उनको खिला सकते हैं। पेशेंट्स का हमें ये ध्यान रखना होता है कि उनकी डाइट में हम उनको प्रोटीन की मात्रा अधिक दें। प्रोटीन की मात्रा अधिक देने से उनकी जो मांसपेशियों में कमज़ोरी आ गई या इन जनरल जो फटीग और सारे सिम्टम्स उनको आ रहे हैं वीकनेस रिलेटेड, वो सारे सिम्टम्स उनके जल्दी ठीक हो जाते हैं। फ़ैट की मात्रा हमें थोड़ी कम देनी है, क्योंकि मलेरिया की वजह से हमारे जो लिवर और स्प्लीन है इसका फंक्शन थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इसीलिए अगर हम फ़ैट की मात्रा कम रखेंगे तो पेशेंट को खाना पाचन करने में मदद मिलेगी। थर्ड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि पेशेंट अपने हाइड्रेशन लेवल बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटेन करके रखे, क्योंकि इसमें काफ़ी मरीज़ ऐसे हैं जिनको बहुत उल्टियाँ आने लगती हैं या बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन होने लगते हैं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसके अलावा कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर एकदम गिर जाता है और पेशेंट शॉक में भी चले जा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन लेवल उनका मेंटेन रहे। घर में पाए जाने वाले हर तरीके के पेय पदार्थ जो आप बना सकते हो, जैसे कि नारियल पानी है, नींबू पानी है, शिकंजी है, ORS है, इस तरह के कोई भी पेय पदार्थ पेशेंट लगातार पीते रहें जितने दिन वो मलेरिया से संक्रमित है। वो आराम से पीते रहें ताकि उनको अपना हाइड्रेशन उनका ख़राब ना होने पाए। ब्रेन मलेरिया जो है इसको सेरेब्रल मलेरिया भी बोलते हैं। ब्रेन मलेरिया ज़्यादातर प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम नाम के जो स्पीशी है इस पैरासाइट की, उसके द्वारा कॉज किया जाता है।
इसमें क्या होता है कि ये वाला पैरासाइट आपके जैसे कि खून में चला जाता है और ये आपके ब्रेन के ब्लड वेसल्स में या खून की धमनियों में जाके वहाँ पर ये उनको रप्चर कर देता है, वहाँ पर ब्लॉक भी कर देता है खून की आपकी धमनियों को। उसकी वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से ब्रेन के कई हिस्सों में डैमेज हो सकता है। इसके कारण बहुत सारे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं कि जैसे पेशेंट्स को दौरे आने लगते हैं, फिट्स आने लगते हैं, बहुत ही सिवियर हेडेक होने लग जाता है मरीज़ को, और फ़ीवर उनका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फ़ीवर नॉर्मल जो आप दवाइयाँ दे रहे होते हैं बुखार कंट्रोल करने की, उससे कंट्रोल में नहीं होता। कई मरीज़ कोमा में भी जा सकते हैं और ये लास्ट में जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो सेरेब्रल मलेरिया का खास हमें ध्यान रखना रहता है कि पेशेंट किसी भी तरीके से इस कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें, इस कॉम्प्लिकेशन तक ना पहुंच पाए। मलेरिया से बचाव करने का एक ही तरीका है कि हमें अपने आसपास मच्छर नहीं पैदा होने देना है। मच्छर जो है ये वाला मलेरिया का मच्छर, ये डस्क टू डॉन इसको कहा जाता है कि उस समय ये काटता है, यानी शाम होने से लेके सुबह होने तक। ये इवनिंग या रात के समय, अंधेरे के समय ये मच्छर जो है वो काटता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे घरों के आसपास या जहाँ हम काम करते हैं या जहाँ हमारे बच्चे जाके खेलते हैं, उन सब एरियाज़ में कहीं पर भी पानी ना जमा होने पाए। ये कोई भी रुके हुए या ठहरे हुए पानी में ये वाले मच्छर जो है ये पनपते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि घर में अगर कोई पुराना कूलर पड़ा हुआ है या पुराने टायर, टूटे हुए गमले या कोई पुराने बर्तन अगर हमने ऐसे कहीं रखे हुए हैं जिसमें पानी जमा हो सकता है, तो वो बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है ये अनोफिलीज मच्छर के लिए। तो अगर हमको इस सब चीज़ का अगर हम ध्यान रख रहे हैं कि हमारे आसपास कोई भी पानी नहीं जमा हो पा रहा है, तो फिर वहाँ मच्छर नहीं पैदा होंगे। उसके अलावा आजकल मार्केट में बहुत सारे मस्कीटो रिपेलेंट्स भी मिलते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो आप अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं तो भी आपके आसपास मच्छर नहीं आएंगे, या फिर आप डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर, अपनी त्वचा पे भी लगा सकते हैं तो भी आपको ये मच्छर नहीं काटेगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह के एरिया में हैं जहाँ पर मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप अपने बेड के आसपास मच्छरदानी लगाएं तो आप मलेरिया के मच्छर से बचे रहेंगे। मलेरिया एक बहुत इजीली ठीक हो जाने वाली बीमारी है और इसको हम प्रिवेंटेबल बीमारी भी है, बहुत इजीली इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें बस अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने घर वालों का ध्यान रखना है कि वो हर तरीके से मच्छरों से बचे रहें। आप उनको एडवाइस कीजिए, अपने घर के जितने भी बुज़ुर्ग हैं या फिर जो भी बच्चे हैं, कि वो पूरी बाहों के, पूरे पैर ढके हुए वाले कपड़े पहने ताकि उनको मच्छर से बचे रहें। ये बीमारी मच्छर के काटने से ही सबसे ज़्यादा फैलती है, तो अगर आप अपने परिवार को और अपने आप को मच्छर के काटने से सुरक्षित रखेंगे तो आप मलेरिया से भी सुरक्षित रहेंगे।